कुछ और भी तरह के वेरिएंट्स हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड जिनको हम जानेंगे इस लेसन में, ठीक है। तो जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हमने देखी थी, लो इन्फ्लेशन लास्ट लेसन में, लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन की, उसके अलावा भी कुछ अलग वेरिएंट्स होते हैं इन्फ्लेशन के जिसको गवर्नमेंट यूज़ करती है अपनी पॉलिसी मेकिंग में। तो उनको भी हम समझते हैं कि वो कैसे काम करते हैं और वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ये जो बॉटल नेक इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें जो सप्लाई है वो ड्रास्टिकली फॉल करती है लेकिन जो डिमांड है वो सेम रहती है, ठीक है। तो इसमें ये उस कैटेगरी में जाएगा जिसमें हम लोगों ने बात करी थी अपने फर्स्ट लेसन में, आपको याद होगा अगर, कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेसन में बात करी थी कि 2 कारणों से होती हैं, एक कॉस्ट पुल होता है और एक होता है कॉस्ट पुश और एक होता है डिमांड पुल। तो ये डिमांड की कैटेगरी में जाएगा, ओके। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारे पास जो सप्लाई है वो फॉल कर रही है लेकिन डिमांड तो रिमेन है। मान लीजिए क्या होता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है, ठीक है। हम मान के चलते हैं हम पोटैटो जो है उसका उत्पादन कर रहे हैं और हमारे पास मार्केट में हर बार जब भी पोटैटो आता है तो इतना होता है कि हमारे 1 लाख लोगों के लिए सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। और जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, प्लीज़ इसको एग्जाम्पल की तरह लेना कि अच्छे से समझ में आए, ठीक है, कि 1 लाख लोगों के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस बना और हमारी 1 लाख पॉपुलेशन भी है, तो क्या हो रहा है, बैलेंस बना हुआ है, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, तो यहाँ पे कोई इन्फ्लेशन की समस्या नहीं आएगी। लेकिन हमारी पॉपुलेशन रिमेन सेम रही, डिमांड जो थी हमारी 1 लाख थी, 1 लाख लोगों को आलू चाहिए था हमेशा और 1 लाख सप्लाई भी हो रही थी। लेकिन क्या हुआ कि ड्यू टू सम क्लाइमेट कंडीशन कर लो या कोई भी रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से इस बार जो पोटैटो है वो 1 लाख लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कम हो गया, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्शन कम हो गया तो सप्लाई भी जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। अब अपने पास से तो कोई नहीं ला के दे पाएगा ना पोटैटो। जब प्रोडक्शन कम हुआ तो सप्लाई कम हो गई, जब सप्लाई कम हुई तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी जिनकी जो डिमांड थी वो तो सेम है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। तो डिमांड सेम है लेकिन सप्लाई में फॉल हो गया है, सप्लाई कम हो गई है, आलू कम आए हैं, तो क्या होगा, इस बार पैसे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आलू कम है, पैसे बढ़ गए, अब जिसके पास पैसा है वही ले पाएगा और क्योंकि डिमांड तो सभी कर रहे थे तो ऑलरेडी अब बस वही ले पाएंगे, डिमांड वही कर पाएंगे जिनके पास इतना पैसा है। या इंसान जब ज़्यादा डिमांड कर रहा है तो वो कम डिमांड कर देगा, उतना नहीं कंज्यूम करेगा जितना कंज्यूम करता है क्योंकि दाम बढ़े हुए हैं। और दाम बढ़े होने की वजह ये है कि सप्लाई कम थी लेकिन जो डिमांड थी वो स्टैग्नेंट थी, वो सेम थी। बस यही है हमारा बॉटल नेक इन्फ्लेशन, जब डिमांड सेम रहे लेकिन जो सप्लाई है वो ड्रास्टिकली फॉल कर जाए, इसको बोलते हैं हमारा बॉटल नेक सिचुएशन। ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहलाया जाता है क्योंकि हमारा जो हमें जिस तरीके से चलाना चाहिए था, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसी में डिस्टर्बेंस आती है, वो स्ट्रक्चर ही सेम नहीं है जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। अगर स्ट्रक्चर सेम होता तो हम डील कर ले जाते इससे, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर ही सेम नहीं है, इस वजह से इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। और जैसे अभी मैंने आपको बताया इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि ये डिमांड की वजह से होता है, ओके। अब चलते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन को कंप्लीट करके कोर इन्फ्लेशन पे। देखिए कोर इन्फ्लेशन को अगर इजी टर्म्स में समझे तो ये बस इतना है कि जो भी वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स और सर्विसेज के दाम है टाइम टू टाइम चेक किए जाते हैं कि उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है। जब ये वस्तुओं और सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी होती है इसी को हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। और इसमें एक और टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है कि जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें सब कुछ शामिल किया जाता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट
इसमें कुछ माइनस भी है, मतलब तो गुड्स एंड सर्विसेज सारी शामिल होती हैं, लेकिन इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है फूड और एनर्जी को। फूड और एनर्जी को शामिल नहीं किया जाता, फूड एंड एनर्जी को छोड़ के सब कुछ शामिल किया जाता है कोर इन्फ्लेशन में, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन क्या है? जब किसी वस्तु के दामों में टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि वृद्धि हो रही, जैसे कि मान लीजिए एक कार है, वो 10 लाख की अवेलेबल थी, लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम पीरियड के बाद उसके दामों में बढ़ोतरी हो गई। तो ये क्या है? ये इन्फ्लेशन ही तो है। तो उस वस्तु के दाम में बढ़ोतरी हो गई, वो गुड्स जो है वो अब महंगा हो गया, इसी को हम लोग कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है गुड्स और सर्विसेज का कैलकुलेट जब किया जाता है, इन्फ्लेशन उस पर बेस है। ये पॉपुलर था वेस्टर्न इकनॉमीज़ में, जो प्राइजेस को गुड्स और सर्विसेज के जो हैं उनको शो करता था कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस में बढ़ोतरी हो रही है, उस हिसाब से इन्फ्लेशन है। और इसमें फूड और एनर्जी को हटा दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इंडिया में ये पहली बार यूज़ हुआ फाइनेंशियल ईयर 2000 से 2001 में, जब गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस करा कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है और प्राइसेस जो है मैन्युफैक्चर गुड्स के, जो गुड्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है वो सब कंट्रोल में है। लेकिन इस बात को बहुत ही क्रिटिसाइज़ करा गया, आलोचना करी गई एक्सपर्ट्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि बोला गया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये जो फूड और एनर्जी है ये इतना प्रभाव नहीं डालती बेसिक ह्यूमन लाइफ पर, लेकिन हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मासेस की। और इसको एक्सक्लूड करके आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वस्तु और सेवाओं के दाम एकदम कंट्रोल में हैं, ठीक है। आपको इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इस वजह से इसकी बहुत सारी आलोचना हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, और ये जो दो सेगमेंट हैं इंडिया में वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, फूड और एनर्जी। इस बात के लिए इसको क्रिटिसाइज़ करा गया। बहरहाल इसमें फूड और एनर्जी शामिल नहीं किया जाता, ये कोर इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास है हेडलाइन इन्फ्लेशन। देखो सेम चीज़ है, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस आता है। कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी को शामिल नहीं किया गया था, बट हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा रियल पिक्चर प्रेजेंट करता है, ज़्यादा सही आंकड़े प्रस्तुत करता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी और फूड को शामिल किया जाता है। ओके, तो फूड एंड एनर्जी को शामिल कर लिया जाता है, मतलब कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस को हम देखते हैं कि उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, उसी से इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसमें फूड, सर्विसेज और सभी चीज़ें, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, फूड, एनर्जी इंक्लूडिंग, सब शामिल कर लिया जाता है। और कोर इन्फ्लेशन में ये नहीं शामिल करा जाता, बस इतना सा फ़र्क होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो कोर इन्फ्लेशन से ज़्यादा रियल आंकड़े प्रस्तुत करता है, ज़्यादा रियल इमेज देता है इकोनॉमी की और इन्फ्लेशन की, ठीक है। सो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या है, जब डिमांड तो सेम है लेकिन सप्लाई में कमी आ गई तो बॉटलनेक इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जब वस्तुओं और सेवाओं के दाम नापे जाते हैं। इन्फ्लेशन उसमें देखा जाता है, कैलकुलेट करा जाता है कि उसमें क्या बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसमें बहुत ही फूड और एनर्जी को निकाल दिया जाता है, इसको कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। फिर आता है हमारे पास हेडलाइन इन्फ्लेशन, जिसमें फूड और एनर्जी सबको ही शामिल करा जाता है, मतलब कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड होते हैं, जिसके आधार पर हमें पता चलता है इन्फ्लेशन कितना है फूड्स एंड सर्विसेज में। इसीलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन को हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है कोर इन्फ्लेशन से ज़्यादा रियल पिक्चर प्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको ज़्यादा सही माना जाता है। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को ये लेसन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू रेट, रिव्यू, रिकमेंड। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।